अच्छा जी, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर को जब भी हम टीच करते हैं तो स्टूडेंट का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी भी फ़िज़िक्स का ब्रांच है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, तो इसमें क्या यानी फ़र्क है? या एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है? तो उसके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में टेक्निकली हाँ थोड़ा सा एक फ़र्क है, या प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं और बिल्कुल इसी तरह प्योरली इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है, 9th और 10th में भी उस पर काफ़ी तफसीली डिस्कशन है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं वो भी प्योरली इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 वो तो उस एक्चुअल बिजली से मुतालिक है जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, तो इस साइड पे कॉलम में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है, इस साइड पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन मैं इस तरह से करवाता हूँ कि द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली थ्रू अ डिवाइस, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने लिखा है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ डिवाइस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम कंसिडर करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कम्बिनेशन भी आ जाती है, यानी दोनों का मिक्सचर। जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो में होते हैं, तो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ डिवाइस उसे हम कहते हैं, यानी वो स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में करते हैं। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना चाहते हैं तो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की ब्रांच को फिर हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि कंट्रोल्ड का लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे मैंने कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज को नहीं लिखा। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो इसका जवाब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम जो करंट पढ़ते हैं उसके लिए जो मीडियम है जिस पे वो करंट फ्लो करता है वो मीडियम होता है कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी में हम जो करंट पढ़ते हैं तो वो करंट किस मीडियम के थ्रू कंडक्ट होता है, किस मीडियम के थ्रू पास होता है? वो है कंडक्टर। वो मीडियम कंडक्टिंग मीडियम होता है। जबकि यहाँ पे हमने लिखा है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, ना नेगेटिव आयन ना पॉजिटिव आयन, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जो यहाँ पे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं तो ये कंट्रोल इतना ज़्यादा, यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है थ्रू अ डिवाइस उस पर हमें मुकम्मल कंट्रोल होता है। कब हम उसे भेजना चाहते हैं, कब हम उसे रोकना चाहते हैं, कब हम उसे रिवर्स करना चाहते हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, अंडर डिस्कशन भी आ जाएंगी। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कंट्रोल हमें किस वजह से हासिल हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो है हम वो कंडक्टर के थ्रू नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर के थ्रू करेंगे। जो मीडियम होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हम स्टडी करेंगे वो मीडियम कंडक्टर नहीं सेमीकंडक्टर होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है, हम कंडक्शन बैंड थ्योरी में ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कंडीशनल है, यानी फ्लो ऑफ करंट जो है वो तो कंडीशनल है। तो हम कंडीशंस को एक तरह से सेट करके फ्लो बढ़ा भी सकते हैं, कंडीशंस को दूसरी तरह से सेट करके फ्लो कम भी कर सकते हैं, और कंडीशंस को चेंज करके हम फ्लो को रोक भी सकते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। यहाँ पे भी अगर हम प्योरली इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट बनता है उसे कंसिडर करें तो मीडियम बेसिकली कंडक्टर होता है, इसलिए बहुत आसानी के साथ वो उसमें कंडक्शन कर सकता है। इतना कंट्रोल हमें यहाँ पे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की फ़्लो के लिए चूँकि मीडियम सेमीकंडक्टर को कंसिडर किया है,
इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ़्लो पे हमें मुकम्मल कंट्रोल होता है। हम उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करके उसकी फ़्लो को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एक जनरल सवाल जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन लो पावर ट्रांसमिशन। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब है जाउल पर सेकंड, यानी बहुत कम इलेक्ट्रिकल जाउल पर सेकंड अगर उसको मिले तो वो काम कर सकता है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ये दे वर्क ऑन हाई पावर ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क ऑन हाई पावर ट्रांसमिशन। हाई पावर का मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जाउल पर सेकंड उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जाउल पर सेकंड उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यही वजह है कि काफ़ी अरसा पहले फिलामेंट बल्ब बस इन्वेंट हुआ था, बस मजबूरी थी, हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, तो रोशनी जनरेट करने के लिए हम फिलामेंट बल्ब यूज़ किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज ट्यूब की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डेवलप्ड हो गई और हमारे पास बन गया ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट कंपैरेटिवली फिलामेंट बल्ब से ज़्यादा एफिशिएंट था क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके वो भी रोशनी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ट्यूब लाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है एनर्जी सेवर की शक्ल में, और आजकल हमारे पास कॉमनली हम यूज़ करते हैं LEDs बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड। ये मार्केट में आम अवेलेबल हैं, तमाम को पता है कि हाँ जी आजकल जो हम बल्ब यूज़ करते हैं, जो लाइट के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको LED बल्ब कहा जाता है। ये LED बल्ब पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स के उसूलों पे बनाया गया एक बल्ब है। इंतहाई लेस इलेक्ट्रिकल जाउल पर सेकंड कंज्यूम करता है और रोशनी उसी तरह की रोशनी जो है वो जनरेट करता है, यानी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। फिलामेंट बल्ब में एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा थी, तो ठीक है एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन था पास्ट में हमारे पास, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लोग फिलामेंट बल्ब इस्तेमाल करेंगे, वरना उसका यूज़ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बल्ब में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने साइंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड होती गई, हमने वो लॉसेस कंट्रोल किए और आज कॉमनली आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे जो LED बल्ब्स हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि रोशनी क्रिएट करनी है। तो रोशनी तो वो क्रिएट करता है डेफिनेटली, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी की मदद से, डेवलपमेंट की वजह से हमने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया। तो आजकल कॉमनली तो LED बल्ब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसूलों पे काम करता है, इसलिए बहुत लो पावर हम उसको देते हैं। पावर क्या होता है? जाउल पर सेकंड। तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल जाउल पर सेकंड हम उसको देते हैं और वो उसी तरह से काम करता है, रोशनी प्रोड्यूस करता है। तो अब हम अपनी डिस्कशन, तो इस चैप्टर का जो स्टार्ट है उसमें हम पहले सेमीकंडक्टर को तफसील से पढ़ेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है क्या चीज़। कंपैरिजन तो आपको मिल गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी करंट से मुतालिक है, इलेक्ट्रिसिटी भी करंट से मुतालिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बिजली से चलता है, लेकिन हाँ टेक्निकली दोनों की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। एक हाई पावर ट्रांसमिशन पे काम करता है, दूसरा लो पावर ट्रांसमिशन पे काम करता है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर की तफसील के साथ। आइडिया आपको पिछले चैप्टर में थोड़ा सा हो गया है कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर के हवाले से। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू कंडक्शन जो है वो कंडीशनल है, यानी आम नॉर्मल हालात में इसके थ्रू कंडक्शन नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़े से उसके पैरामीटर्स एडजस्ट कर लें, चेंज कर लें, तो हाँ हम उसको एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन जनरल हम कहते हैं सेमीकंडक्टर ना तो अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही ये अच्छा इंसुलेटर होता है। तो सेमीकंडक्टर को हम दो
पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे टाइप को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जो कि कुदरती तौर पे नेचुरली अवेलेबल है और ये जब अपनी खालिस हालत में होता है तो इस वक्त हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। प्योर हालत में जब ये होता है, सो the naturally available semiconductor in its pure form, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एफएससी लेवल की हद तक बस फ़िलहाल इतना सुन लें कि हमारे पास जो प्योरली नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर है तो उसमें सिर्फ ये दो एलिमेंट शामिल हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 के साथ है। दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 के साथ है। तो हमारे पास जो नेचुरली अवेलेबल प्योर सेमीकंडक्टर हैं तो उन दोनों का ताल्लुक जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 के साथ है और उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम शामिल हैं। अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होते, इनको बनाना पड़ता है। ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह मिल्क एक कुदरती प्रोडक्ट है, लेकिन योगर्ट जिसको दही कहते हैं, तो दही एक कुदरती प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको बाकायदा एक ख़ास टेक्निक से गुजारने के बाद मिल्क को दही में, योगर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो प्योरली बाय नेचर अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक सेमीकंडक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। इसको बाकायदा बनाना पड़ता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर ये हमारे पास कहलाए जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। We need to manufacture it। ये कुदरती तौर पे अवेलेबल नहीं होता, हम इसको खुद बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई मरतबा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम इसमें यानी इसको क्यों इम्प्योर बनाते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटीज़ क्यों शामिल करते हैं, क्या वजह है। इसका जवाब है द इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड in order to improve its conductivity। उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डॉपिंग। इम्प्योरिटी मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डॉपिंग। डॉपिंग एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ जो नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर हैं, जिसको मैंने लिखा है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की डॉपिंग करते हैं। इम्प्योरिटी मिक्सिंग का प्रोसेस डॉपिंग कहलाया जाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाखों की तादाद में हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
क्योंकि पूरी मटेरियल साइंस जो है वो इससे रिलेटेड है। और भी बहुत सारी मटेरियल साइंस में हम सिर्फ यही नहीं पढ़ते, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़, ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ मिक्स करके और बहुत ज़्यादा स्टाइल की चीज़ें बना सकते हैं, और वो बड़ी यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पे तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के मटेरियल पढ़ेंगे। एक का नाम है पी टाइप मटेरियल, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और दूसरा है एन टाइप मटेरियल। तो हम सिर्फ यहाँ पे इन 2 को डिस्कस करेंगे। एक है पी टाइप मटेरियल, दूसरा है एन टाइप मटेरियल। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में हमारी जो डिस्कशन है वो ये है, क्योंकि जो इंतहाई यूज़फुल है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इम्प्योरिटी किस मकसद के लिए हम उसमें मिक्स करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम रियल प्रैक्टिस में इसी पी टाइप और एन टाइप को यूज़ करते हैं। लेकिन हम ज़रा पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ज़रा तफसील से पढ़ते हैं कि ये जब अपनी खालिस हालत में होता है, प्योर हालत में होता है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है। तो पहले हम ज़रा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तफसील से पढ़ते हैं। तो पहले हम ज़रा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तफसील से पढ़ते हैं। अच्छा जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों अगर हम बाय नेचर देखें तो ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट जो क्या करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम को अपने खालिस हालत में शो करूं तो उसका एक क्रिस्टल, एक पीस इस तरह से होगा। इस तरह हम मज़ीद भी शो कर सकते हैं। तो सिलिकॉन का अगर हम एक पीस लेते हैं वो तो होगा 3 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पे मैं उसका 2 डायमेंशनल व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है। तो हर सिलिकॉन के पास शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर सिलिकॉन के पास शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हर सिलिकॉन के पास शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। इस तरह ये पूरा आप इस तरह से शो कर लें कि हर सिलिकॉन एटम के पास शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरह हर तरफ ये अपने नाइबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, ये इस तरह से। तो ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। तो इस तरह से ये अपने नाइबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बना लेगा।
तो इस तरह से ये इसकी शेयरिंग हो जाएगी। आम नॉर्मल हालात में, जिसको हम STP या RTP कहते हैं, आम नॉर्मल हालात में आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो रेड डॉट्स मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, आप इन तमाम जगहों पे इस तरह अपने लिए शो करते हैं रेड डॉट्स, इससे मेरा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी जगह पे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आ रहा। आम नॉर्मल हालात में रूम टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि इस पे कहीं पे भी आपको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं नज़र आ रहा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आम नॉर्मल हालात में इसमें हमारे पास क्या है, कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी। आम नॉर्मल हालात में इस पे कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड हैं, फ्री नहीं है। आप केमिस्ट्री में एक टर्म सीख चुके हैं, बॉन्ड एनर्जी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बस सिर्फ यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज़ यहाँ से बारो करके डिस्कस करनी कि हर बॉन्ड की अपनी एनर्जी होती है। पाई बॉन्ड आप पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड पढ़ते हैं, और ये बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हर बॉन्ड की फिर अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो केमिस्ट्री में इवन आपको तफसील से समझाया जाता है कि किसी बॉन्ड की एनर्जी आप कैसे मालूम करते हैं। अब यहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं सिलिकॉन टू सिलिकॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन के हवाले से है 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम ये इतनी एनर्जी मुझे चाहिए किसी एक सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर मैं इसकी जगह जर्मेनियम शो करता, तो जर्मेनियम के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। जर्मेनियम टू जर्मेनियम एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। जब इतनी एनर्जी हम यहाँ पे इसको सप्लाई करके देते हैं, तो चूंकि इस वक्त मैंने सिलिकॉन के हवाले से डायग्राम बनाया है, तो जब इतनी एनर्जी मैं सिलिकॉन को ऑफर करूँगा, इनपुट करूँगा, ये एनर्जी हीट की शक्ल में भी हो सकती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में भी हो सकती है। इसको सिर्फ एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जब इतनी एनर्जी मैं इस प्योर सिलिकॉन को अप्लाई करके दूंगा, तो ये एनर्जी किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ज़रा सर्कल में भी शो कर लेता हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो पहले तो ये बॉन्डेड था, अब इसके पास इतनी एनर्जी आ गई है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा और ये यहाँ से एक्साइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन खुद जो है वो एक्साइट हो गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी गेन कर ली है कि अब ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बन गया है, और अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे बाकायदा मूव कर सकता है, बिहेव कर सकता है। इंटर एटॉमिक जो गैप्स होती हैं, इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग होती है, उसमें ये बिल्कुल रैंडमली फ्री मूव कर सकता है, क्योंकि अब ये अनबॉन्डेड है, ये इसने एनर्जी गेन कर ली। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब हम सप्लाई करेंगे, तो इस पूरे सिलिकॉन में किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन स्टेट पे आ जाएगा, यानी फ्री मोड में आ जाएगा। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन तो बिहेव करेगा एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ दी है। इसने अपने पीछे कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी छोड़ दी है, एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसने छोड़ दिया है। इस वैकेंसी को, इस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को हम नाम दे चुके हैं होल का। इस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को या इस वैकेंसी को, जो कि इलेक्ट्रॉन के जाने से कोवेलेंट बॉन्ड में प्रोड्यूस हो गई है, तो इसको हमने नाम दिया है होल का। आप केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये सब आप पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पे कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पे कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और एक्साइटेशन स्टेट पे चला गया। यहाँ पे इसने अपने पीछे एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ दिया। उस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को हमने होल का नाम दिया है। होल के बारे में हम कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज।
होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। बजाते खुद होल क्या चीज़ है? होल तो जस्ट वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से क्रिएट हो गई है, लेकिन ये बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन करें कि इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, ये आखिर इसका मतलब क्या बना कि इट बिहेव्स, ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो जस्ट एक वैकेंसी है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, इसकी ज़रा वजाहत करें। तो वजाहत ये है कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज कब ख़त्म होता है? जब उस पर एक नेगेटिव चार्ज हम एकोमोडेट कर लेते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, ये वैकेंसी किस तरह से रिमूव होगी? अगर किसी तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके एकोमोडेट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एकोमोडेट हो जाए, तो वो होल क्या था? इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड था, वैकेंसी थी, वो वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए होल को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एकोमोडेट करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से ये गेन करेगा, तो ये होल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है कि जिस तरह हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कैसे ख़त्म होता है? जब एक नेगेटिव चार्ज आके वहाँ पे उसके साथ कंबाइन होता है, तो वो नेगेटिव उस पॉजिटिव के अपने साथ न्यूट्रलाइज कर देता है। तो होल पे कोई चार्ज नहीं है, इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, क्योंकि होल क्या है? इट इज़ जस्ट अ वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन के जाने से क्रिएट हुई है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो बजाते खुद नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव चार्ज बाकायदा है, लेकिन होल क्या है? होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। तो अगर इतनी एनर्जी हम इसको दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये एक टेक्निकल टर्म है कि हम कहते हैं इसमें इतनी एनर्जी अगर हम प्योर सिलिकॉन को दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप्ड हो जाएगा। पहले इसमें हमारे पास चार्ज कैरियर नहीं थे, अब हमारे पास चार्ज कैरियर आ गए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास होल जो है इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। तो अब बाकायदा इसमें से कंडक्शन हो सकती है। पहले तो ना इसमें नेगेटिव चार्ज था ना पॉजिटिव चार्ज था, तो पहले इसमें से कंडक्शन पॉसिबल नहीं थी। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इतनी एनर्जी दें। अब ज़रा देखें कि मैं अगर इसको 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करूं, तो अब इसमें 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। में E से मेरा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और H से मेरा मतलब होगा होल। तो 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे बनेंगे। होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन तो है ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि 100 नेगेटिव और 100 पॉजिटिव चार्जेस, हम सिंपल जुबान में इसी तरह से कहते हैं कि 100 नेगेटिव और 100 पॉजिटिव चार्जेस के जो पेयर हैं वो इसमें क्रिएट हो जाएंगे, 100 पेयर क्रिएट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो जब 100 फ्री इलेक्ट्रॉन और इसी तरह होल जो पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं कि बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, तो इसमें से फिर कंडक्शन इंप्रूव होती है। चैप्टर नंबर 12 का एक टर्म है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हमने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि कुछ कंडक्टर्स इस तरह से हैं कि जिनका अल्फ़ा, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और फिर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे अब आपको अंदाज़ा हो रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि हम ये एनर्जी उसको हीट की शक्ल में भी दे सकते हैं और हम ये एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी बैटरी की मदद से, वोल्टेज सोर्स की मदद से भी दे सकते हैं। तो हम जब इसको हीट की शक्ल में एनर्जी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो कंडक्शन इम्प्रूव होगी और रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे हमने लिखा था कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। यानी हम अगर
सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ड्रॉप हो जाएगी, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो जाएगी। बॉन्ड के टूटने से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास क्रिएट होते हैं, बॉन्ड